नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका शारदा ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि आप लोग को पता है कि पिछले वीडियो में हमने देखा था पार्ट 1 प्रकाश के परावर्तन चैप्टर का एमसीक्यूज का पार्ट 1 हमने देखा था, और आज पार्ट हम बी में देखेंगे उससे आगे का क्वेश्चन। तो आशा करते हैं कि आप सभी मन लगा के पढ़ रहे होंगे और कुशल मंगल होंगे। तो सबसे पहले माँ सरस्वती का आशीर्वाद ले लेते हैं और हम इसी से पिछले वीडियो में हमने देखा था क्वेश्चन नंबर 18 तक, और आज हम क्वेश्चन नंबर 19 से शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। आप लोग बताएंगे किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। ऑप्शन ए है +1, ऑप्शन बी है -1, ऑप्शन सी है 0, ऑप्शन डी है नन। तो किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है +1। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए +1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, एक आभासी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तित किरण पुंज होगी। ऑप्शन ए है अपसारी, ऑप्शन बी है अभिसारी, ऑप्शन सी है समांतर, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो इसका सही और सटीक आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आभासी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, एक गोले दर्पण की फोकस दूरी +20 है, तो यह गोले दर्पण कैसा होगा। यहाँ पे हम आपको पहले बता दें कि जब हम फोकस दूरी प्लस में है वो भी गोले दर्पण का, इसका मतलब है गोले दर्पण उत्तल होगा, क्योंकि उत्तल का ही फोकस जो होता है वो धनात्मक होता है और अवतल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है वो ऋणात्मक होता है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में है उत्तल, ऑप्शन बी में है अवतल, ऑप्शन सी में समतलो उत्तल, ऑप्शन डी में है नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उत्तल। क्वेश्चन नंबर 22 है, किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्ह की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है। ध्यान दीजिए क्वेश्चन पे, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 22, किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्ह परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है। तो पहले हमने चर्चा किया था ऋणात्मक, तो यहाँ पे ऑप्शन ए है समतल दर्पण, ऑप्शन बी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी है अवतल दर्पण और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऋणात्मक जो होता है वो फोकस दूरी ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा, अवतल दर्पण का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, प्रकाश की ओर प्ररोह की गति है। ऑप्शन ए है गुरुत्वानुवर्तन, ऑप्शन बी है गलानुवर्तन, ऑप्शन सी है रसायनुवर्तन, ऑप्शन डी है प्रकाशानुवर्तन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी प्रकाशानुवर्तन। क्वेश्चन नंबर 24 है, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है वक्रता केंद्र से, ऑप्शन बी है ध्रुव से, ऑप्शन सी है फोकस से, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही और सटीक आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ध्रुव से। निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार हम सभी दूरियां को ध्रुव से ही मापते हैं। ध्रुव से बाईं ओर मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक होती है, ध्रुव से दाईं ओर मापी गई सभी दूरियां धनात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, चिन्ह की निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी होती है। किसका होता है, उत्तल लेंस से, ऑप्शन नंबर बी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी है अवतल दर्पण और ऑप्शन नंबर डी है ए और बी दोनों। तो यहां पे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहां रखा जाता है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। कह रहा है अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहां रखा जाता है। ऑप्शन ए फोकस और ध्रुव के बीच, ऑप्शन बी है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, ऑप्शन सी है फोकस पर,
ऑप्शन डी है वक्रता केंद्र पे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फोकस और ध्रुव के बीच। अवतल दर्पण में जब हम किसी भी बिंब को फोकस और ध्रुव के बीच जब रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब आवर्धित और काल्पनिक बनेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 27, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, कैसी होती है? ऑप्शन ए ऋणात्मक, ऑप्शन बी है धनात्मक, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है शून्य। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर, गोल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है मुख्य फोकस, ऑप्शन बी है वक्रता त्रिज्या, ऑप्शन सी है प्रधान अक्ष, ऑप्शन डी है गोल दर्पण का द्वारक। तो गोल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ का वृत्ताकार सीमा रेखा को हम लोग द्वारक कहते हैं, गोल दर्पण का द्वारक। तो इसका सही और सटीक आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गोल दर्पण का द्वारक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? ऑप्शन ए है समतल, ऑप्शन बी है उत्तल, ऑप्शन सी है अवतल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 है, प्रकाश का चाल या वेग न्यूनतम होती है। ऑप्शन ए है निर्वात में, ऑप्शन बी है जल में, ऑप्शन सी है वायु में, ऑप्शन डी है कांच में। प्रकाश का चाल न्यूनतम, तो इसका एक और हम देखते हैं। प्रकाश का चाल अगर महत्तम पूछेगा तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा निर्वात में, और अगर न्यूनतम पूछेगा तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा कांच में। क्या होता है? कांच में प्रकाश की चाल न्यूनतम, प्रकाश की चाल या वेग न्यूनतम कहां होती है? तो कांच में। इसका सही आंसर क्या होगा? कांच में। क्वेश्चन नंबर 31 है, किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है? ऑप्शन नंबर ए है केवल अवतल, ऑप्शन बी है केवल उत्तल, ऑप्शन सी है केवल समतल, ऑप्शन डी है या तो समतल अथवा उत्तल। तो क्या कर रहा है क्वेश्चन, किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, समतल अथवा उत्तल। समतल और उत्तल दर्पण में हमेशा वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बनता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा, या तो समतल अथवा उत्तल। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्न में कौन किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? ध्यान दीजिए क्वेश्चन पे, क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्न में कौन किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? तो यहाँ ऑप्शन ए है अवतल दर्पण, ऑप्शन बी है कांच की समांतर सिल्ली या पट्टी, ऑप्शन सी है उत्तल लेंस, ऑप्शन डी है कांच का प्लेट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण किसी बिंब का, अवतल दर्पण किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। ऑप्शन ए है अनंत, ऑप्शन बी है शून्य, ऑप्शन सी है 100 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी है 15 सेंटीमीटर। इसका जवाब हम नहीं बताएंगे, आप लोग को कमेंट में बताना है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। देखते हैं किसका किसका जवाब सही होता है। तो क्वेश्चन नंबर 34 चलते हैं, 33 को छोड़ दे रहे हैं आप लोग के लिए। आप लोग बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए अनंत है, ऑप्शन बी शून्य है, ऑप्शन सी 100 सेंटीमीटर है और ऑप्शन डी 50 सेंटीमीटर है। तो हम लोग डायरेक्ट 34 पे क्वेश्चन नंबर 34 पे चर्चा कर रहे हैं। वायु में प्रकाश के चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। ऑप्शन ए है कम, ऑप्शन बी है ज्यादा, ऑप्शन सी है समान, या डी है कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कम। वायु में
प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए है सीधा और आवर्धित, उल्टा और आवर्धित, सीधा और हर्षित हर्षित तो इसका, और डी है नन ऑफ दिस, तो इसका सही और सटीक आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सीधा और हर्षित। जब उत्तल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है तो वो बिंब से छोटा बनता है और सीधा बनता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा, सीधा और हर्षित। हर्षित का मतलब होता है, हराशित का मतलब होता है कि छोटा, बिंब से छोटा। तो क्वेश्चन नंबर 36 की ओर चलते हैं। 36 में है, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहां रखा जाए जिसे प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक एवं समान आकार का बने। तो इसका ऑप्शन है ध्रुव पर, ए नंबर ऑप्शन है ध्रुव पर, ऑप्शन बी है अनंत पर, सी में है वक्रता केंद्र पे, और डी है फोकस पर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वक्रता केंद्र पर। अवतल दर्पण में प्रधान अक्ष पे जो वक्रता केंद्र होती है, जब हम उस पे बिंब रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब जो बनेगा वो उल्टा, वास्तविक और वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है। इसका ऑप्शन ए है सीधी रेखा में, ऑप्शन बी है टेढ़ी रेखा में, ऑप्शन सी है किसी भी दिशा में, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सीधी रेखा में। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर है, किसी दर्पण से आप चाहें कितनी भी दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, तो संभवतः दर्पण है। ऑप्शन ए है केवल समतल, ऑप्शन बी है केवल अवतल, ऑप्शन सी है केवल उत्तल, ऑप्शन डी है या तो समतल या उत्तल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, या तो समतल या उत्तल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है, इसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी। ऑप्शन ए है काल्पनिक, ऑप्शन बी है वास्तविक, ऑप्शन सी है काल्पनिक और वास्तविक दोनों, नन ऑफ दिस। उत्तल दर्पण में जब भी हम वस्तु रखेंगे तो उसका जो प्रतिबिंब, बिंब का प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा काल्पनिक बनेगा, इसलिए इसका सटीक आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, काल्पनिक। क्वेश्चन नंबर 40 है, नई कार्त चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखी गई बिंब की बिंब दूरी ली जाती है। ऑप्शन ए है धनात्मक, ऑप्शन बी है कभी धनात्मक कभी ऋणात्मक, ऑप्शन सी है ऋणात्मक, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। नई कार्त चिन्ह परिपाटी के अनुसार, नई कार्त चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखी गई बिंब की दूरी हमेशा ऋणात्मक ली जाती है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऋणात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, किस दर्पण का उपयोग वाहनों का पश्य दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है। ऑप्शन ए है समतल दर्पण, ऑप्शन बी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी है अवतल दर्पण, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण। बताते हैं कि उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के पश्य दृश्य दर्पण के रूप में क्यों किया जाता है। क्योंकि इसका उपयोग इसलिए किया जाता है ताकि पीछे से जो गाड़ियां या वाहनें जो आ रही है, एक बड़ा सा एरिया का फिगर एक छोटे से शीशे में दिखे, इसलिए उत्तल दर्पण क्या करता है, कन्वर्ज करता है। तो बड़े फिगर को कन्वर्ज करके एक छोटे से मिरर में पीछे का साइड का दिखाता है, इसलिए उत्तल दर्पण का उपयोग पश्च दृश्य दर्पणों के रूप में वाहनों में किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 42 हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे ये 8 जो है मतलब 3, क्वेश्चन नंबर सॉरी ऑप्शन नंबर ए है 3 × 10 to the power 10 to the power 8 होगा, यहाँ भी 10 to the power 8 होगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ भी 10 to the power 8 होगा। और ऑप्शन ए है 3 × 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड,
ऑप्शन बी है 3 इंटू 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी है 3 इंटू 10⁸ किलोमीटर पर सेकेंड, और डी है नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 3 इंटू 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, और कितना होती है? तो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण के फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 है? देखिए उत्तल दर्पण, पहली बात तो क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से। निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है? यदि उत्तल दर्पण की बात हो रही है, इसका मतलब है इसका फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों पॉजिटिव यानी धनात्मक होगा। तो जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर, तो वक्रता त्रिज्या हम लोग आर दिया है, आर बराबर 32 सेंटीमीटर, और हम लोग जानते हैं कि फोकस दूरी बराबर r/2 होता है। तो 32 सेंटीमीटर बटा 2 तो हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। अब ये 16 सेंटीमीटर ऋणात्मक होगी या धनात्मक होगी, ये उत्तल दर्पण से पता चल रहा है कि उत्तल दर्पण का बात हो रहा है, इसका मतलब 16 सेंटीमीटर प्लस में होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्लस 16 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 44 है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। अवतल दर्पण में फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की हमेशा क्या होती है, आप बताइए। ऑप्शन नंबर ए है दुगुनी, ऑप्शन बी है आधी, ऑप्शन सी है चौथाई, या ऑप्शन डी है बराबर। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की ऑप्शन नंबर बी आधी होती है। क्या होती है? आधी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है तो दर्पण होगा। ऑप्शन ए है उत्तल, ऑप्शन बी है अवतल, ऑप्शन सी है समतल, ऑप्शन डी है समतल या उत्तल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी समतल। समतल दर्पण में क्या होता है कि प्रतिबिंब का आकार हमेशा बराबर होता है, मतलब बिंब के बराबर होता है या फिर वस्तु के बराबर होता है। आप कहीं भी जाइए समतल दर्पण में, आप जितना जितना आपका बिंब की ये मतलब दूरी है उतनी ही दूरी पे प्रतिबिंब बनेगा। जितना साइज का आपका बिंब है उतना ही साइज का आपका प्रतिबिंब भी बनेगा। इसलिए बोला गया है कि प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार के बराबर होता है, तो वो कौन सा दर्पण होगा? तो समतल दर्पण होगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। क्या निर्धारित होता है? ऑप्शन नंबर ए आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ऑप्शन बी है परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, ऑप्शन सी है आपतन कोण बराबर विचलन कोण, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो हमने आपको बताया था कि परावर्तन के दूसरा नियम क्या था भाई, ध्यान दीजिए। ऑप्शन ए के साथ हम लोग जाएंगे कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। इसका सही आंसर होगा आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, क्या होता है? सीधा, उल्टा, सी नंबर दोनों, डी नंबर कोई नहीं। काल्पनिक, ध्यान दीजिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, क्या होता है? सीधा, उल्टा, या सी नंबर है दोनों, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। इसका सही आंसर क्या होगा? ए नंबर सीधा। क्वेश्चन नंबर 48 है, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? ऑप्शन है आपतन कोण, ऑप्शन बी है परावर्तन कोण, ऑप्शन सी है निर्गत कोण, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आपतन कोण। यहाँ पे निर्गत किरण का कहने का मतलब है कि आपतित किरण को ही निर्गत किरण कहते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन ए नंबर सही आंसर होगा आपतन कोण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है,
किस दर्पण से वस्तु का बड़ा हो गया है यहाँ पे, बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन ए है समतल, ऑप्शन बी है अवतल, ऑप्शन सी है उत्तल, ऑप्शन डी है कोई नहीं। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण से किसी भी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरती है? ध्यान दीजिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरती है? तो इसका ऑप्शन है ए नंबर में सी मतलब बोले तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र, और बी है एफ कहें तो फोकस, और ऑप्शन सी है पी कहें तो पोल या ध्रुव, ऑप्शन डी है सी और एफ के बीच से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एफ मतलब फोकस से होकर गुजरती है। अवतल दर्पण में परावर्तन के बाद किरण फोकस से होकर गुजरती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर है, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त करते हैं। ऑप्शन ए है अवतल दर्पण, ऑप्शन बी है उत्तल लेंस, ऑप्शन सी है अवतल लेंस, ऑप्शन डी है उत्तल दर्पण। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं साइड मिरर के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर, दो समांतर समतल दर्पण के बीच रखी गई वस्तु के सिद्धांततः कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं? सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि प्रतिबिंब कितना बनेगा। इसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला देखेंगे पहले। फॉर्मूला है n बराबर 360 डिग्री बटा थीटा माइनस 1। फॉर्मूला n मतलब सॉरी n जो है ये प्रतिबिंब की संख्या है, और 360 बटा थीटा क्या हुआ कि दो समतल दर्पण एक दूसरे को कितने डिग्री पे मतलब बना है, सॉरी स्टेबल है, रखी हुई है 90 डिग्री 60 डिग्री, हर एंगल से हम रख सकते हैं, और बाद में -1 इसका फॉर्मूला है। तो यहां बोल रहा है दो समांतर समतल दर्पण, समांतर समतल दर्पण की जब बात हो रहा है तो थीटा बराबर हम लोग क्या ले लेंगे, थीटा बराबर 0 डिग्री। समांतर है तो थीटा 0 होगा, और जब इस फॉर्मूला पे हम बैठाएंगे तो n बराबर हो जाएगा 360 डिग्री अब बटे 0 अब -1, तो हो जाएगा अनंत। तो इसका देखिए ऑप्शन ए में था 1, ऑप्शन बी में 2, ऑप्शन सी में 4, ऑप्शन डी में अनंत। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनंत। तो उम्मीद है आप लोग को समझ आ रहा होगा, बने रहिए वीडियो में। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 53 है, यदि आप एक स्थिर समतल दर्पण की ओर 4 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रहे हो तो आपका प्रतिबिंब आपकी ओर किस चाल से चलेगी? सबसे पहले हम जानते हैं कि समतल दर्पण में यदि समतल दर्पण के सामने यदि कोई वस्तु x स्पीड से चल रही है तो समतल दर्पण में जो उसका प्रतिबिंब होगा वो 2x स्पीड से चलेगा, यानी प्रतिबिंब डबल स्पीड से चलेगा। तब बनाते हैं क्वेश्चन को, अब देखते हैं। यदि आप एक स्थिर समतल दर्पण की ओर 4 मीटर पर सेकंड, कोई भी वस्तु या आदमी 4 मीटर पर सेकंड से चल रहा है कहां पे, समतल दर्पण के सामने, तो बिंब आपको बताया कि 2x हो जाएगा। तो बिंब क्या हो जाएगा, 4 गुना 2 बराबर 8 मीटर पर सेकंड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 8 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 54 है, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार गोलीय दर्पण के लिए आवर्धन का सूत्र क्या होता है? ऑप्शन बी है, ऑप्शन ए है m बराबर प्लस v बाई यू, ऑप्शन बी है m बराबर प्लस u बाई v, ऑप्शन सी है m बराबर माइनस u बाई v, ऑप्शन डी है m बराबर माइनस v बाई u। इसका सही आंसर होगा m बराबर माइनस v बाई u। उम्मीद है आप लोग को वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। ये पार्ट 2 था, पार्ट 1 इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। और आज के लिए इतना ही। अगला वीडियो हम लोग लेके आएंगे हिंदी गौदली पार्ट 1 चैप्टर 1 का, ऑब्जेक्टिव का। और धन्यवाद।
पूरा वीडियो देखने के लिए।